नमस्कार। साहित्य विशेष कार्यक्रम साहित्य सृजन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ शशि बंसल। जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसी विषय पर गहन और विस्तृत चर्चा करते हैं, तो इसी क्रम में आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हैं उसका शीर्षक है अल्प प्रचलित विधाओं में लेखन आज का परिदृश्य। और इस चर्चा पर गहन और विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी। नमस्कार शशि जी। यूं तो आपका नाम ही आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की दास्तां कह देता है, फिर भी एक बहुत ही छोटा सा परिचयनुमा जिक्र कर लेते हैं। आपको विश्व में सर्वाधिक प्रसारित होने वाली राष्ट्र की सर्वोत्कृष्ट बाल पत्रिका देवपुत्र के संपादक का दायित्व निर्वहन करते हुए 26 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। आपके 50 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। 1000 से अधिक रचनाएं आपकी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान मालाओं की यदि बात करें तो आपके 1500 से अधिक व्याख्यान प्रस्तुत हो चुके हैं। आपके पुरस्कारों एवं सम्मानों की एक बहुत ही लंबी सूची है। आप प्रखर वक्ता हैं और साथ ही साहित्य अकादमी के निदेशक बनने के पश्चात आपको नवाचार का पर्याय भी कहा जाने लगा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की साहित्यिक यात्रा और गुजरते हैं उस मुकाम से जहां हम अल्प प्रचलित विधाओं के साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, करीब से जानेंगे, चुनौतियां क्या हैं उनसे रूबरू होंगे और अनछुए पहलुओं को भी जानेंगे। तो डॉक्टर विकास दवे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर विकास दवे जी, जब हम साहित्य की बात करते हैं या एक सामान्य व्यक्ति जब साहित्य की बात करता है तो उसके ज़हन में सबसे पहले कविता, कहानी, गज़ल या आज के संदर्भ में हम कहें तो लघु कथा जैसे प्रचलित नाम ही दिमाग में आते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि साहित्यिक विधाएं सिमट गई हैं और मुख्य धारा में केवल गिने चुने नाम ही रह गए हैं? और साथ ही हम आपसे यह भी चाहेंगे कि आप हमें ये भी बताएं कि अल्प प्रचलित विधाएं कौन सी हैं? शशि जी, आज सचमुच बहुत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में इस प्रकार के धीर गंभीर विषयों पर चर्चा का उपक्रम निश्चित तौर पर दूरदर्शन जैसा ही कोई संस्थान कर सकता है। बहुत गंभीर विषय है और आपने जैसे पहला ही प्रश्न किया, इन दिनों हम सब लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य में लेखन की परंपरा तो बहुत समृद्ध हुई है। आज हम लोग देखते हैं कि लगातार लिखने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और संपूर्ण साहित्य जगत इस चिंता में बड़ा दुखी भी रहता है कि इन दिनों पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और लिखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में भी हिंदी साहित्य में चूंकि विधाओं की बहुलता है और अनेक विधाओं में लेखन लगातार अनेक वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य की इन विधाओं को सामान्यतया ऐसा होता है कि साहित्य का विद्यार्थी केवल अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए या किसी इकाई को पूरा करने के लिए स्मरण करता है, याद करता है। लेकिन जैसे ही लेखन के क्षेत्र में वह साहित्य का विद्यार्थी पहुंचता है तो अनायास उसको ऐसा लगता है कि कहानी, कविता, बहुत थोड़ी सी मात्रा में कभी नाटक, एकांकी लिखे जाते हैं अथवा इन दिनों जैसा आपने उल्लेख किया था कि लघु कथाएं लिखी जाने लगी है। लेकिन इसके विपरीत होता ऐसा है कि हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं ऐसी है जिनमें लेखन बहुत अल्प मात्रा में हो रहा है। आपने चूंकि उल्लेख करने के लिए कहा तो मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि इन दिनों एक आयाम ऐसा है हिंदी साहित्य का जिसमें लेखन बहुत कम होता है। वह पहले तो नाटक और एकांकी है। नाटक, एकांकी के अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि किसी भी नाटक को, दीर्घ नाटक को यदि हम किसी धारावाहिक में परिवर्तित करना चाहते हैं अथवा हम उसको किसी फिल्मों के रूप में मंचित करना चाहते हैं या नाटक के रूप में मंचित करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी पूरी पटकथा और संवाद योजना तैयार करना होती है। पटकथा और संवाद लेखन ये भी साहित्य की एक विधा है, लेकिन इन दिनों देखने में आता है कि उस विधा में लेखन नहीं के बराबर हो रहा है। संस्मरण बहुत कम मात्रा में लिखे जाते हैं। आत्मकथा का तो कहना ही क्या है, बहुत अल्प मात्रा में, और वह भी ऐसा मान लिया जाता है कि आत्मकथा केवल वे लोग लिखते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में या समाज जीवन में किसी बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। रेखा चित्र की एक विधा है, उसमें लेखन बहुत अल्प मात्रा में होता है। आत्मकथा में तो कई बार मुझे ये भी आश्चर्य लगता है कि साहित्य के बहुत अच्छे जानकार लोग भी कहते हैं कि आत्मकथा का अर्थ ये कि जो व्यक्ति लिख रहा है उसके स्वयं के जीवन की कथा का लेखन करना, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं।
आत्मकथा लेखन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो स्वयं के जीवन का वृत्त अगर हम प्रस्तुत करते हैं साहित्य में, वह भी आत्मकथा होती है। और एक आत्मकथात्मक लेखन ऐसा भी होता है, जैसे कई बार हम लोग नाट्य मंचन में देखते हैं कि तुलसीदास का एकल अभिनय होता है, कबीर का एकल अभिनय होता है, विवेकानंद का एकल अभिनय होता है। ये दरअसल उन पात्रों के आत्मकथात्मक लेखन के परिणाम स्वरूप अभिमंचित किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कई विधाएं हैं जिन पर साहित्य क्षेत्र को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके इस पहले प्रश्न के उत्तर को केवल एक साहस्य एक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। दरअसल मैं कई बार इस बात को अनुभव करता हूँ, साहित्य अकादमी में निदेशक रहते हुए, चूँकि बहुत साहित्यकारों से संपर्क होता है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, भारत भर में, तो मैं कई बार साहस से कहता हूँ कि साहित्य देवता का जो शरीर है, ये साहित्य पुरुष का जो शरीर है, इसको हाथी पाँव की बीमारी हुई है। हाथी पाँव की बीमारी हम समझते हैं कि पहले गांव में कहते थे कि यदि एक पैर बहुत मोटा हो जाए किसी का, तो वो हाथी पाँव की बीमारी कहलाता था। तो इन दिनों कुछ ही विधाओं में इतना अधिक मात्रा में लेखन हो रहा है और शेष विधाएं ऐसी हो गई है कि शरीर के बाकी हिस्से दुबले पतले, केवल एक पैर मोटा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये साहित्य जगत के लिए एक प्रकार के रोग का परिचायक है, ये कोई बहुत सकारात्मक बात नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि आगे की बातचीत में भी मैं आह्वान करूंगा कि साहित्यकार सभी विधाओं में लेखन करें, ये बहुत आवश्यक है। जी, डॉक्टर विकास दवे जी, क्या कारण रहे कि ये विधाएं अल्प प्रचलित बनकर रह गई और मुख्य धारा से कदम मिला नहीं पाई? सामान्यतया तो ऐसा होता है कि साहित्यकार भी थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कहानी विधा या कविता विधा बहुत सरल विधाएं हैं, चूंकि सर्वाधिक मात्रा में इसी में लेखन होता है, लेकिन अन्य विधाओं का अपना एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उनका एक अपना विधान होता है। जैसे कविता में गीत की दिशा में हम जाते हैं या हिंदी गज़ल की दिशा में जाते हैं तो वहाँ पर छंद का महत्व होता है। ठीक उसी तरह के पैरामीटर्स लघु कथा के लिए भी तय किए गए हैं, एकांकी के लिए अलग मानक हैं और दीर्घ नाटक के लिए अलग मानक हैं। पटकथा लेखन हमको समान धर्मी लगती होगी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके अलग मानक हैं। इसी प्रकार से रेखा चित्र के कुछ मानक तय किए गए हैं, तो हमारे संस्मरण के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। उन मानकों पर खरे उतर कर के लेखन करना, ये संभवतः हमारे साहित्यकारों को चुनौतीपूर्ण लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो व्यक्तिगत कारणों से भी कई बार, और दूसरा ये बात तो ध्यान में आती है कि मेहनत तो अधिक करना पड़ती है। शशि जी, हम सब लोगों को ध्यान में आता होगा कि साहित्य में आलेख लिखना ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा मानी जाती है, और आलेख लिखते हैं तो उसको हम निबंध विधा की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन इसी विधा का एक और स्वरूप होता है ललित निबंध। अब ललित निबंध चूंकि उसके काठिन्य के कारण जाना जाता है, उसकी कठिनाई, उसकी कठिनता, उसमें जो शब्द सौष्ठव है वो इतना क्लिष्ट होता है कि सामान्यतया ऐसा मान लिया गया कि ललित निबंध यानी कठिन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरसता उसमें समाहित होना अनिवार्य है। भाषा की कठिनाई अगर इतनी अधिक बढ़ गई कि पाठक पढ़ते हुए उसकी सरलता, सहजता अनुभव न करे, तो मैं कई बार कहता हूँ कि ललित निबंध तो झरने की तरह बहता हुआ आता है, वो आपके मानस पर, आपके हृदय पर स्थापित होता है। तो मुझे लगता है कि ललित निबंध जैसी विधाएं हैं, उन पर भी निबंध लिखने वालों को जरूर एक बार हाथ आजमाना चाहिए और उसमें लेखन करना चाहिए। तो व्यक्तिगत प्रयासों से इन विधाओं में लेखन बढ़ेगा, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। जी, डॉक्टर विकास दवे जी, ये जो अल्प प्रचलित विधाएं हैं, इनका महत्व और योगदान आप इतिहास के किस मोड़ पर सबसे अधिक पाते हैं? वैसे देखा जाए तो सामान्यतया नाटकों का लेखन हम लोग देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में लगभग, जिसको हम भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का कहते हैं, भारतेंदु युग में प्रचुर मात्रा में नाटक भी लिखे गए। उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी का वह स्वर्णिम काल रहा और उपन्यासों का भी वह स्वर्णिम काल रहा। देखते ही देखते कथा की इन विधाओं को हम लोगों ने लगातार बढ़ते हुए देखा, और ये प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक आते आते भी कथा विधा और कविता भी उसी के समानांतर चलती रही। महाकवि निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, एक लंबी मालिका, और उसमें भी राष्ट्रीय चेतना से लिखने वाले कवियों का एक इतना लंबा श्रृंखलाबद्ध इतिहास रहा कि हमको लगता है कि कहानी, कविता, उपन्यास ये तो पर्याप्त मात्रा में लिखे जाते रहे। लेकिन उन विधाओं के अतिरिक्त जो विधाएं थी, उन विधाओं पर लेखन सामान्यतः 19वीं सदी के लगभग 2 दशक के बाद हम प्रारंभ होता देखते हैं। ऐसा नहीं था कि संस्मरण पहले लिखे नहीं जाते थे या रेखा चित्र लिखे नहीं जाते थे, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों को भी ध्यान में आता है, जो अब क्रमशः 50-55 वर्ष पार कर चुके हैं, 60 की अवस्था की ओर जा रहे हैं, तो हम लोगों को ध्यान आता है कि हम जब बाल्यकाल में पाठ्यक्रम पढ़ते थे तो महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र हमने खूब पढ़े,
और उसमें भी अच्छी बात ये थी कि उनको पाठ्यक्रमों का हिस्सा इसलिए बनाया गया क्योंकि वो प्राणियों पर आधारित होते थे। सोना हिरनी का एक पाठ मुझे अभी भी याद आता है। एक कट्टू खरगोश है, वो क्रोधित बहुत होता है, दांत गड़ाता है, उसको लेकर महादेवी जी ने लिखा। हरियल तोते पर लिखा। ऐसे कई, और उसके साथ साथ तीर्थ यात्राओं पर आधारित भी रेखा चित्र लिखे जाते रहे, सुई दो रानी डोरा दो रानी जैसे। जी। तो कुल मिलाकर के ये श्रृंखला चलती तो बहुत रही। इसी में आत्मकथाओं का लेखन भी होता रहा, संस्मरण लेखन भी होता रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछले 40-50 वर्ष में लेखन हो रहा था, इसका क्षरण क्रमशः 80 के दशक के बाद मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। हिंदी में साहित्य में रुचि होने के कारण से मैंने अनुभव किया एक पाठक के नाते कि 80 के दशक से लेकर के अभी हम 2024 तक आ गए हैं। इस काल में मुझे सामान्यतः दिखाई देता कि ये जो विधाएं थी, इनका लेखन क्रमशः कम होता चला गया, और दुर्भाग्य से आज हम उनको अल्प प्रचलित विधाएं कह रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि पाठक ने कभी घोषित नहीं किया कि ये विधाएं मुझे पसंद नहीं है या मुझे पढ़ना नहीं है। पाठकों की मांग भी है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के अर्थशास्त्र का बाजार कहता है कि उत्पादन तब होता है जब बाजार से मांग आती है, लेकिन साहित्य क्षेत्र मुझे लगता है कि इस दृष्टि से थोड़ा दुर्भाग्यशाली है कि मांग तो रही लेकिन उत्पाद नहीं होता रहा। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब लोग अब थोड़ा सोचना शुरू करेंगे। डॉक्टर विकास दुबे जी, क्या आपको लगता है कि जो विधाएं, जिन्हें हम अल्प प्रचलित विधाएं कह रहे हैं, ये साहित्य को समृद्ध करती हैं और विविधता प्रदान करती हैं, और इनका होना या इनका मुख्य धारा में आना जरूरी है? निश्चित तौर पर यदि हम आज इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और दूरदर्शन के माध्यम से ये संदेश मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष के साहित्यकारों तक पहुंच रहा है। देखिए, मनुष्य का एक बहुत सामान्य सा स्वभाव है। कोई भी, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए इन क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाता है। दुनिया भर के अवसादों से ग्रस्त होते हुए व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, तो उसको लगता है कि इन सब से बाहर आने का कोई तरीका है तो वो साहित्य और कला है। और साहित्य और कला की ओर जब वह व्यक्ति बढ़ता है, तो यदि वहाँ भी उसे एक रास्ता मिली, चूंकि जीवन में उसके एक रास्ता है, रोज उसको अपने ऑफिस जाना है, रोज अपने व्यवसाय में प्रवृत्त रहना है, रोज घर परिवार की समस्याओं से जूझना है, इस एक रास्ता को समाप्त करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो बहुरास्ता हो सकती है। एक रास्ता उसका समाधान नहीं हो सकता। तो जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे सामने एक फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है, ये सुंदर ही इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें एक लाल है, एक पीला है, एक हरा है, एक नीला है। तो ये जो विविधता मनुष्य को आकर्षित करती है, आनंद देती है, यही मनोविज्ञान दरअसल साहित्य के पाठक पर भी काम करता है। उसे भी लगता है कि भिन्न भिन्न विधाओं में यदि लेखन होता है, अलग अलग तरह की विधाओं में, अगर वो आप किसी पाठक के नाते, हम स्वयं भी पढ़ना चाहें, हम लगातार अगर 1 महीने तक कविताएं पढ़ें तो हमको लगेगा अरे हम बोर हो रहे हैं, हमको ऊब आ रही है। लेकिन इस उबाऊ वातावरण से बाहर आने के लिए अगर कोई कहे कि एक बहुत अच्छा उपन्यास है, हम तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तो ऐसे पाठकों को भी जानता हूं और मैंने अपने निजी जीवन में भी प्रयोग किए। एक उपन्यास को मैंने कई बार 4 किश्तों में पढ़ा, 25-50 पृष्ठ पढ़ करके रख दिया। मैं कोई कहानी संग्रह उठा लिया, उसको पढ़ने लगा, समालोचना की एक पुस्तक उठा ली, बीच में कुछ कविताएं पढ़ी, फिर बाकी के 50 पृष्ठ पढ़े। आपकी कहानी का क्रमभंग नहीं होता, लेकिन इससे रस विविधता जो आती है उसका एक अपना आनंद होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अनिवार्य तत्व है। और मैंने जैसा कि प्रारंभ में उदाहरण दिया था कि यदि कुछ ही विधाओं में लिखा गया तो वो फिर हाथी पांव का रोग बन करके रह जाएगा। तो साहित्य पुरुष का पूरा शरीर पुष्ट हो, इस बात की चिंता करने के लिए हमको सभी विधाओं में लिखना भी है और पढ़ना भी है, ऐसा मेरा मत है। जैसा कि अभी आपने एक रास्ता की और एक उबाऊपन की बात की, तो कहीं जो विधाएं अल्प प्रचलित जिन्हें हम मानकर चल रहे हैं, कहीं इनमें रस की कमी तो नहीं है? क्योंकि जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो एक पाठक कहीं ना कहीं उस पात्र को जी रहा होता है। इसी तरह जब हम कविता, गीत या गज़ल को पढ़ते हैं तो कहीं हमारे जो हृदय के भाव होते हैं, पाठक के हृदय के भाव, वो मुखर होने लगते हैं और वो सीधे उसके हृदय से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर यात्रा वृत्तांत, इन विधाओं को जब पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर वो रस अनुभव नहीं करते हैं। तो क्या वाकई यही एक वजह है कि लेखक भी और पाठक भी इन विधाओं में उतनी रुचि नहीं लेता है? शशि जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काल्पनिक हम सब लोगों का आभासी सोच है, साहित्य जगत के लोगों का। चूंकि देखिए, कहानी, उपन्यास काल्पनिक विधाएं हैं, कल्पना तत्व से इन सब का रचना निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के उसके भी कोई ना कोई पात्र तो हैं।
आप यदि संस्मरण की दिशा में जाते हैं, मान लीजिए मैंने विवेकानंद जी का एक संस्मरण लिखा, मैं अगर कोई एक उपन्यास लिखता हूं तो उस उपन्यास में मान लीजिए कोई एक सन्यासी आता है जो आदर्श का उदात्त चरित्र है, तो वो काल्पनिक पात्र है। लेकिन अगर मैं संस्मरण लिख रहा हूं या रेखा चित्र लिख रहा हूं तो विवेकानंद जी वास्तविक पात्र हैं। अंतर केवल इतना सा है कि आत्मकथा जब हम लिख रहे होते हैं, संस्मरण लिख रहे होते हैं, रेखा चित्र लिख रहे होते हैं, तो वहां पर वास्तविक पात्र पाठक तक पहुंचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसा कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज को प्रेरणा देने का काम साहित्य करता है। यदि साहित्य का काम प्रेरणा देना है तो वो काल्पनिक पात्रों से भी प्रेरणा दे सकता है और वास्तविक पात्रों से भी प्रेरणा दे सकता है। जहां तक रस उत्पन्न होने का प्रश्न है तो मुझे लगता है ये तो दोनों में उत्पन्न होगा। आप जब कोई अच्छा संस्मरण पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बाल्यकाल से लेकर आज तक मुझे संस्मरण पढ़ने में बहुत रुचि रही। इसलिए रुचि रही क्योंकि वो जीवन का विज्ञान सिखाते हैं। रेखा चित्र पढ़ने में मुझे इसलिए रुचि रहती है हमेशा क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो रेखा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि रेखा चित्र लिखा ही इस प्रकार से जाता है कि आपके मानस पटल पर एक पूरा का पूरा चित्र उभरना प्रारंभ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी विधाएं भी, ललित निबंध का जहाँ तक प्रश्न है, कई बार हम लोगों को लगता है कि ललित निबंध कठिन है, लेकिन उसकी जो सरसता है, उसका जो प्रवाह है, आप देखिए कि केवल एक कुएं पर, एक तालाब पर, एक नदी पर, नदी की कथा को एक ललित निबंध के माध्यम से अगर कोई नर्मदा की कथा को लिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यदि थोड़ी सी भी आध्यात्मिक चेतना अगर किसी पाठक के मन में है तो वो नर्मदा के साथ अपने आप को आत्मसात करता हुआ उस प्रवाह में बहने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सोचना तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि उनमें रस की कमी होती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पहला दृढ़ निश्चय तो पाठक करे कि उसको विविध विधाओं में पढ़ना है, और दूसरा दृढ़ निश्चय लेखक करे कि पाठक अगर कुछ अच्छा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री दें। इसमें मुझे लगता है कि एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग थोड़ा सा कंजूसी भी कर जाते हैं। हमको लगता है कि चलिए किसी एक विधा के पाठक कम हैं तो हम इस लालच में आ जाते हैं कि जिस विधा में ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए लालायित हैं उस विधा में हम ज़्यादा लिखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आजकल चलता हुआ भाषा में लोग कहते हैं कि टेस्ट चेंज करना। आप जब लाइफ में लगातार किसी एक विषय को लेकर के उबाऊपन महसूस करते हैं तो भाई रविवार के दिन घूमने निकल गए सब लोग परिवार के साथ, ये जस्ट फॉर टेस्ट चेंज ऐसा कहते हैं। तो साहित्य में ये जस्ट फॉर टेस्ट चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? लेखन में और पठन में दोनों में इसकी आवश्यकता है। जैसा कि भी आपने मेरे इस प्रश्न का एक आलोचनात्मक रूप से जवाब दिया, तो यहाँ मैं आपसे ये कहूँगी कि एक आलोचक की भूमिका क्या तय होती है? वह केवल इन भूमिकाओं को एक साहित्यिक प्रयोग तक ही सीमित मानता है या उनको उचित महत्व भी देता है? मुझे लगता है कि हम कुछ पुराने समालोचकों की बात करें तो जैनेन्द्र जी से लेकर के रामचंद्र शुक्ल जी तक और मिश्र जी तक, और वो परंपरा चलते चलते अभी तक के समालोचकों तक भी आती है। मुझे अब तक ध्यान में नहीं आया कि अल्प प्रचलित विधाओं को लेकर के कोई भी वरिष्ठ समालोचक कभी बायस्ड रहे हों या पक्षपाती रहे हों। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से उनका समालोचकों का प्रतिसाद मिलता है और ऐसे अनेक उदाहरण हम सबको दिखाई देते हैं। जैसे इतनी सारी विधाओं में एक नाम आपने और मैंने दोनों ने नहीं लिया, लेकिन यात्रा वृत्तांत एक ऐसी विधा है कि उसमें उसको पढ़ने में बड़ी रुचि रहती। जिन स्थानों तक आप हम कभी जा नहीं पाए वहाँ तक जाना, यानी अभी अभी मैं पिछले दिनों डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव जी का एक यात्रा वृत्तांत पढ़ रहा था। तो मैं कभी उस द्वीप पर गया नहीं, लेकिन जिस जेल में सावरकर जी स्वयं बंदी रहे, 2 आजीवन कारावास अंग्रेजों ने उनको दिए थे, उस जेल का भ्रमण करके उन्होंने जितना अच्छा चित्रण उसमें प्रस्तुत किया, तो मुझे लगा मैं पता नहीं जीवन में किस समय जा पाऊंगा, कितने वर्षों बाद जा पाऊंगा, लेकिन उस यात्रा वृत्तांतों को पढ़ करके मैंने उन अनुभूतियों को ग्रहण कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की विधाओं का लेखन जब जब भी होता है, यात्रा वृत्तांत को लेकर के निर्मल वर्मा जी से लेकर के तो अभी तक की परंपरा में मैं देखता हूं कि समालोचकों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत प्रशंसा की, और विशेष करके आत्मकथाओं को लेकर के भी पर्याप्त विशेषांक निकलते हैं साहित्यिक पत्रिकाओं के। तो प्रतिसाद बहुत अच्छा है। केवल लेखन में कंजूसी की परंपरा थोड़ी बनी है, उसको हम सब लोग मिलकर के तोड़ें। अब हम थोड़ी सी चर्चा अल्प प्रचलित विधाओं के नाम के साथ कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेखा चित्र और संस्मरण की, ये दोनों विधाएं अधिकतर पाठक को या एक पढ़ने वाले को कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक तो ये बताएं कि इन दोनों विधाओं में क्या अंतर है और क्या प्रासंगिकता है इनकी, और साथ ही हम ये चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे नाम भी बताएं जिन्हें यहाँ पर रेखांकित किया जा सके, जो आज के नाम भी हैं और पूर्ववर्ती नाम भी हैं।
निश्चित तौर पर आपने कहा ये भ्रम तो साहित्य जगत में बहुत रहता है, बल्कि मैं साहस से उल्लेख कर रहा हूँ। एक बार साहित्य के एक बहुत अच्छे शोध अध्येता से मैंने पूछा कि आपको रेखा चित्र विधा के बारे में कुछ जानकारी है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, जो पेंटिंग हम लोग करते हैं, रेखा चित्र सामान्यतः बनाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, साहित्य में रेखा चित्र क्या होता है उनको बिल्कुल पता नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि जो चित्रकला है वही रेखा चित्र है। तो जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि संस्मरण और रेखा चित्र के बीच में एक बहुत बारीक सा अंतर होता है। संस्मरण में भी सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसे समाज जीवन के कुछ ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों को लेकर के हम लोग उल्लेख करते हैं संस्मरण में कि उनके जीवन का कोई एक हिस्सा ऐसा होता है जो हजारों लाखों पाठकों के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि संस्मरण और रेखा चित्र का काम सामान्यतः ऐसा होता है कि ये दोनों विधाएं पाठक को ठोकर खाए बगैर दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर संभलने का अवसर देती है। जीवन में हम लोग कई बार देखते हैं कि कठिनाई का समय आता है, निराशा का समय आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि एक बार मैंने बच्चों के लिए, चूंकि मैं बाल साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक संस्मरण लिखा था। तो कलाम साहब के सामने एक समय ऐसी स्थिति आई कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर के बैठ गए और असफलताओं से इतने अधिक हतोत्साहित हुए कि उनको लगा कि जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। आज हम जब कलाम साहब के उदात्त चरित्र को देखते हैं तो लगता है कि क्या कोई युवा या कोई बालक इस स्थिति तक पहुंचा होगा कि अपने जीवन के संघर्षों से परेशान होकर के और जीवन को समाप्त करने की स्थिति में आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय एक साधु वहाँ से निकले, सन्यासी निकले, और उन्होंने कहा कि उनको लगा कि ये कुछ निराश हैं, और उन्होंने इतने प्रेरक वचन उनको कहे। और कलाम साहब ने बाद में अपने आत्मकथात्मक आलेखों में, संस्मरणों में उस बात का उल्लेख किया कि उसके बाद मैंने जीवन में कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। और हमने फिर उनको इस राष्ट्र के परमाणु जनक के रूप में भी देखा, हमने उनको राष्ट्रपति जी के रूप में देखा। तो कुल मिलाकर के ये जो संस्मरण होते हैं ये भी प्रेरक होते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में केवल अंतर इतना सा होता है कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति विशेष पर ही केंद्रित, तो ऐसा आवश्यक नहीं होता। रेखा चित्र घटना भी हो सकती है, रेखा चित्र किसी स्थान का वर्णन भी हो सकता है। तो रेखा चित्र विधा थोड़ी सी स्वतंत्र है, वहां पर आवश्यक नहीं कि कोई कहानीनुमा घटनाक्रम ही हो। रेखा चित्र में आप किसी रेखा चित्र का फलक इतना विस्तृत है कि यदि यात्रा वृत्तांत को आप केवल यात्रा वृत्तांत की तरह लिखें तो उसका अपना एक फॉर्मेट है, लेकिन उसी यात्रा वृत्तांत को जब आप रेखा चित्र के रूप में लिखते हैं तो उसका एक अलग फॉर्मेट हो जाता है। जैसा निबंध और ललित निबंध में अंतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इस अंतर को हम साहित्य के पाठक समझें, और दूसरा जहाँ तक उदाहरण का प्रश्न है तो मैंने बताया महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी नई पीढ़ी के एक बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं अपने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से, अशोक जामनानी जी। उनके कई उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, चूंकि उपन्यास भी अब तो अल्प प्रचलित विधा होती जा रही है, बाल साहित्य में भी और बड़ों के साहित्य में भी। लेकिन अशोक जामनानी बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं, बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं, और अभी पिछले दिनों उन्होंने संस्मरण भी बहुत अच्छे लिखे और रेखा चित्र भी बहुत अच्छे लिखे। उनकी एक पुस्तक अभी आई है रेखा चित्र पर केंद्रित। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लोगों ने भी धीरे धीरे इसमें लिखना प्रारंभ किया है। मेरी स्वयं की बहुत रुचि है रेखा चित्र विधा में और संस्मरण विधा में, मुझे लिखते हुए लगभग 20-25 वर्ष हुए, और ईश्वर की कृपा है कि बहुत अच्छे रेखा चित्र भी उसमें से कुछ बन पड़े। तो लेखन का क्रम भी लगातार जारी है। हम अपनी चर्चा को निबंध की ओर मोड़ते हैं। यूं तो निबंध हमें आज भी देखने पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन जब बात ललित निबंध की आती है तो ऐसा लगता है भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढना। तो क्या कारण है कि आज का पाठक और लेखक दोनों ही गहन और विचारशील लेखन से दूर हो रहे हैं, और वे कौन लोग हैं आज के परिदृश्य में जो इस परंपरा को थामे हुए हैं? शशि जी, वास्तव में हम लोगों की परिचर्चा में भी समय की सीमा है और समाप्ति की ओर हम अग्रसर हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए मैं बहुत जल्दी से उल्लेख करता हूं कि श्रद्धेय नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय श्री राम परिहार जी खंडवा से हैं। ऐसे अनेक, वैसे तो ये परंपरा हम लोग देखते हैं विद्यानिवास मिश्र जी से चली आ रही है ललित निबंध की, और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए ये जो दो नाम लिए, ये दो नहीं, इस तरह के मध्य प्रदेश में कई नाम है ललित निबंध लेखन वाले, और विशेष करके निमाड़ में ललित निबंध की परंपरा बहुत तेजी से समृद्ध हो रही है। अनेक साहित्यकारों का नाम लेकर के मैं अभी अधिक समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ललित निबंध हो, बाल साहित्य हो, या पटकथा लेखन, संवाद लेखन हो, इन सब विधाओं में इस समय मध्य प्रदेश में भी प्रचुर मात्रा में लेखन हो रहा है, और भारत भर में बहुत सारे साहित्यकार लिख रहे हैं। आज बहुत अच्छे प्रश्न आपने वास्तव में किए, और उनके उत्तर जितना संभव हुआ मैंने देने का प्रयास किया, और एक बहुत नए विषय पर चूंकि आपने प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोग भी समृद्ध होंगे और साहित्य जगत भी समृद्ध होगा इन उत्तरों से। अल्प प्रचलित विधाओं में लेखन, आज का परिदृश्य। जब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं तो चलते चलते दो पंक्ति में आप हमारे युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं युवा साहित्यकार मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि आप सब भी निश्चित तौर पर इन विधाओं में जिनमें कम लेखन हो रहा है उन सब विधाओं में लेखन करिए, ताकि अपने पूरे साहित्य परिक्षेत्र को हम समृद्ध कर सकें। साहित्य जगत सभी विधाओं में समृद्ध होगा तो ही साहित्य को समृद्ध माना जाता है। और इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि जितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो अब क्रमशः इन अल्प प्रचलित विधाओं में भी देना प्रारंभ हो गए हैं। तो इसलिए भविष्य बहुत उज्जवल है, पाठक बहुत मात्रा में है, प्रकाशक भी इनको छापना चाहते हैं, हम सब इसको लिखें, ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास दवे जी। आज की साहित्यिक यात्रा में हमने अल्प प्रचलित विधाओं के विषय में जाना, करीब से समझा और ये भी जाना कि ये विधाएं हमारे साहित्य को समृद्ध करने के लिए, विविधता प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। हम आज के अंक को यहीं समेटते हैं। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, नई चर्चा के साथ, नए विमर्श के साथ, नए चिंतन और मंथन के साथ और आपके साथ। नमस्कार।